अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारी तीसरी क्लास है अकाउंटिंग की, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की। आज हमारी थर्ड क्लास है और हम कुछ बेसिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्लास में हमने काफ़ी सारी थ्योरीज देखी थी और हमने जो हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट हैं पांच, उनको भी समझने की कोशिश करी थी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स को देखा था कि भाई क्या होती हैं, इवेंट्स क्या होते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज थोड़ा सा और हम इसको डिटेल में देखेंगे। कुछ हम बिजनेस की नेचर देखेंगे कि बिजनेस किस किस तरह के होते हैं, किस किस नेचर के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, किस किस तरह की प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। फर्स्ट पे लिखा हुआ है सर्विस प्रोवाइडर्स, सेकंड पे है ट्रेडर्स, थर्ड पे है मैन्युफैक्चरर्स। यानी कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं या आप किस कैटेगरी में हैं। ठीक है, तो वहाँ पर तीन तरह की कैटेगरी होती है। अगर हम बिजनेस करेंगे तो हम इन तीन कैटेगरीज में आ सकते हैं। पहला है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर्स डील इन सर्विसेज, नॉट सेल्स एनी फिजिकल गुड्स। कह रहे हैं कि ये कुछ फिजिकली, देखिए, फिजिकली कुछ बेचते नहीं है। फिजिकली का मतलब क्या होता है? यानी कि ऐसी चीज़ नहीं बेचते कि जिसको हम कोई प्रैक्टिकली देख सकें। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सर्विसेज होती हैं। ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज एक सर्विसेज है। अब आपने बैंकिंग सर्विसेज, तो आप घर में कोई थैला पकड़ के नहीं लेके आएंगे और जब मेरा बोलेंगे मैं बैंक गया था, मैं वहाँ से ना चीज़ें लेके आया हूँ, मैं वहाँ से गुड्स परचेज करके लाया हूँ। ठीक है, तो आप सर्विसेज अगर कर लेने गए तो आपको सर्विसेज मिलेंगी। ये नहीं होगा कि आप बैग भर के या आप थैला भर के ना बैंक से ले आएंगे। हाँ ठीक है, सही है। अच्छा, तो ये हो गई बात सर्विसेज। और क्या लिखा हुआ है? सर्विस प्रोवाइडर्स चार्ज फ्री फी टू कस्टमर्स फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर्स जो होते हैं, बैंक वाले जो होते हैं, ये हमसे फी चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए। ठीक है ना, फ्री में तो देते नहीं सर्विसेज आपको। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी हमारे पास बिजनेस ऐसे हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स में आते हैं? डॉक्टर्स, डॉक्टर भी आपको एक सर्विस देता है। ठीक है, आपको वो अपनी प्रोडक्ट नहीं बेचता। अब आप बोलेंगे वो तो दवाई देता है। दवाई जो है वो तो एक आपको उसने इलाज दिया है ना। आपने 200 रुपये या आपने जो उसको क्या कहते हैं फीस जो दी है, 500 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आपने उसको दिया है, तो आपने उसके अगेंस्ट में आपको क्या करेगा? दवाई नहीं देगा, दवाई आपको बोलेगा बाहर से खरीदो। ठीक है ना, तो उसने जो पैसे लिए वो अपनी सर्विसेज के लिए। इस तरह से बैंक की मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि बैंक वाले हमें सर्विसेज देते हैं। टीचर्स जो होते हैं वो भी आपको सर्विसेज ही देते हैं। आपको टीचिंग कर देंगे, यानी कि आपको एजुकेशन देंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको लेक्चर देंगे, यानी कि आपको तालीम जो है ना वो ट्रांसफ़र करेंगे। पीटीसीएल, पीटीसीएल क्या होता है? पीटीसीएल जो है वो हमारी जो टेलीफोनिक कंपनीज़ हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है? ये आपको टेलीफोनिक सर्विसेज देते हैं। पीटीसीएल भी आपका सर्विस प्रोवाइडर में। इंटरनेट सर्विसेज, ये आपको इंटरनेट की सर्विसेज देते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ आपका रेलवेज, रेलवेज भी आपको जो है वो सर्विसेज देते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देते। फिर लिखा हुआ पीआईए, फिर लिखा है लॉयर्स, फिर लिखा हुआ कंसल्टेंट्स, फिर लिखा हुआ मैकेनिक्स। ठीक है, ये आपको सब क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बाद लिखा हुआ है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स का क्या लिखा हुआ है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन डील इन फिजिकल गुड्स। फिजिकल गुड्स का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो आप देख सकें, ठीक है, जो आपके सामने मौजूद हो। यानी कि ये जो ट्रेडर्स होते हैं ये वो गुड्स बेचते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडर्स कंटिन्यूइंग सेल्स एंड परचेज ऑफ फिजिकल गुड्स विद प्रॉफिट मार्जिन ऑन इट्स सेल्स। ठीक है, यानी कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो परचेज करते हैं, फिर उसको आगे सेल करते हैं। यानी कि ये खुद बनाते नहीं हैं। ट्रेडर्स क्या होते हैं? ये बनाते नहीं हैं चीज़ें, ये खरीद के आगे फिर बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल आपको मैं अगर बताऊं, मैं अगर ट्रेडिंग का बिज़नेस करूं, तो मैं मोबाइल का बिज़नेस अगर करता हूं तो मैं क्या करूंगा? मोबाइल ख़रीदूंगा, ठीक है, मेरी उसकी कॉस्ट होगी, वो मेरे परचेज़ के लाएगी, फिर मैं इसको आगे सेल करूंगा, वो मेरी सेल्स के लाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को जो बीच का जो मैं मार्जिन रखूंगा, जो
फॉर एग्जाम्पल मैंने मोबाइल लिया 20,000 का, फिर मैंने वो आगे बेच दिया 25,000 का, तो मुझे 5,000 रुपये जो बचे वो मेरी क्या है, वो मेरा प्रॉफिट है। तो ट्रेडर्स ये होते हैं। अब ट्रेडर्स बेसिकली होते कौन कौन है, किस कैटेगरी में आते हैं? बुक शॉप जो होते हैं, जो बुक वगैरह की जो होते हैं बेचने वाले, जैसे कि आपको मिल जाएंगे मार्केट्स वगैरह में, उर्दू बाज़ार में, इधर उधर। जनरल स्टोर जो होते हैं आपके पास, जहाँ पर आपके पास आइटम्स जो होते हैं। मिल्क शॉप जो होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स हैं, होल रिटेलर्स जो दुकानदार होते हैं मोहल्ले के, होलसेलर्स वो होते हैं जो डायरेक्ट कंपनी से माल परचेज करके रिटेलर्स को देते हैं। इन सब का काम क्या है? इन सब का काम ये है कि ये सिर्फ प्रॉफिट कमाते हैं, यानी कि ये चीज़ें खुद नहीं बनाते, ये खरीदते हैं और आगे बेचते हैं। मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं? जो कि खुद बनाता ही चीज़ें। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन डील्स इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब क्या? ये गुड्स खुद बनाते हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स इन लार्ज स्केल। यानी कि ये कोई एक आइटम या दो आइटम नहीं बनाएंगे, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में आइटम बनाते हैं, लार्ज स्केल मतलब बहुत ज़्यादा पैमाने पे बनाते हैं, और फिर इसको क्या करते हैं? बेचते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल, ये जो मोबाइल कंपनीज हैं, तो ये जब रॉ मटेरियल इनके लिए क्या होता है, इनके लिए जो है वो स्क्रीन होती है रॉ मटेरियल। ठीक है, इनके लिए जो है वो अंदर के सेंसर हैं, जो अंदर डिवाइस लगी हुई हैं, जो अंदर पैनल लगा हुआ है, जो भी मतलब इसकी बॉडी भी, जो बटन्स वगैरह हैं, ये वो स्पीकर है, ये सब इनके लिए रॉ मटेरियल है। तो उसको फिनिश कैसे करते हैं? फिनिश गुड्स कहते हैं कि जो एक पूरी फिनिश फॉर्म में होती है, जैसा कि कंप्लीट मोबाइल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अहमद फूड्स आपको पूरी कंप्लीट फूड्स बना के देते हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनीज होती है, आपको पूरे बर्तन वगैरह कंप्लीट प्लास्टिक देते हैं। क्लॉथ मैन्युफैक्चरर आपको जो है वो कपड़ा रुई दे देते हैं, आपको कपड़ा पूरा देते हैं, फिर आप उसे सिलवाएं जैसे भी। टॉय मैन्युफैक्चरर जो आपको खिलौने वगैरह बना के देते हैं। ठीक है, ये बात हो गई कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, किस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने ये आपको पता है, मैंने हेड्स ऑफ अकाउंट हमारे 5 है। 1, 2 एक्सपेंसेस, फर्स्ट एसेट एक्सपेंसेस, थर्ड पे रेवेन्यू, 4 पे लाइबिलिटी एंड 5 पे कैपिटल। ये फर्स्ट सेकंड जो मैंने आपको लेक्चर्स पढ़ाए हैं उसके अंदर मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया है। अच्छा, अब ये मैंने क्या करा है, मैंने एक कैटेगरी बना दी है कि भाई क्या है, जो एसेट्स है वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, एसेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या आइटम्स ऐसे हैं कि हम इनको नाम दे सकें भाई एसेट है। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं, कौन कौन से नाम ऐसे हैं जो एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, कौन कौन से रेवेन्यूज ऐसे हैं जो कि रेवेन्यू के अंदर कवर हो सकते हैं, लाइबिलिटीज़ कौन कौन से हमारे पास हैं, और कैपिटल के अंदर क्या है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलें इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, कोई चीज़ें अगर नहीं होंगी तो फिर देख लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इसमें पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू एसेट में, लाइबिलिटीज़ में, कैपिटल में, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। कह रहे हैं कि जो 1 से लेके 40 तक आपके पास अकाउंट्स है ना, ये सब अकाउंट है। हमने ऊपर देखा था ना अकाउंट होते हैं ये सब। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इनको ज़रा एक नाम दो। नाम दो का मतलब है कि इन 5 जो आपके पास हेड हैं, ठीक है, एसेट, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू ऑफ और एक्सपेंसेस, ये आपके 5 जो हेड्स ऑफ अकाउंट है। कह रहा है इसमें इन सबको फिट करो कि कौन सा इसमें एसेट है, कौन सा इसमें लाइबिलिटी है, कौन सा इसमें कैपिटल है, कौन सा इसमें रेवेन्यू, कौन सा इसमें एक्सपेंस है। ठीक है, चलें हम फिट करते हैं। सबसे पहले क्या था कि कैपिटल ब्रॉट इन, कैपिटल ब्रॉट इन यानी कि अगर कैपिटल ब्रॉट इन को भी छोड़ दे, सिर्फ कैपिटल भी अगर हम देख लें कि अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि ब्रॉट इन कहाँ से उठ के आ गया, तो कैपिटल को अगर हम देखें तो कैपिटल आपका क्या है, कैपिटल जो है वो आपका कैपिटल के अंदर ही कवर होता है। ठीक है, कैसे, मैं आपको साथ में लिस्ट भी दिखाता रहूँगा। तो देखिए कैपिटल आपका कैपिटल में ही आ गया, सही है, गुड हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास आता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग होता है कॉन्ट्रा कैपिटल है, ये भी कैपिटल ही लेकिन ये कॉन्ट्रा कैपिटल होता है। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये मैंने अगर यहाँ पे शायद नहीं दिया है तो मसला नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ। अच्छा, ये मैं लेकिन ऊपर आपको पढ़ा चुका हूँ कॉन्ट्रा कैपिटल। ठीक है, यहाँ बोलेंगे अभी कहाँ पढ़ाया था, कब पढ़ाया था,
एक तो आप ज़रा यहाँ पे आए कॉन्ट्रा इक्विटी में आए अगर, तो कॉन्ट्रा इक्विटी या कॉन्ट्रा कैपिटल ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, ड्राइंग, ड्राइंग का अकाउंट जो होता है वो कॉन्ट्रा कैपिटल होता है। इसके अलावा मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था ये, अब आप यहाँ देखें तो ओनर्स इक्विटी या कैपिटल, और जो पांचवा है ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं इसको, कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर देखें आ रहा है कॉन्ट्रा ओनर इक्विटी यानी कि कॉन्ट्रा कैपिटल, कॉन्ट्रा कैपिटल इसके अंदर आ रहा है ओनर्स ड्राइंग, तो ये हमने यहाँ कवर कर लिया था। तो इसका मतलब ये जो ड्राइंग है ये हमारा क्या है, हमारा कॉन्ट्रा कैपिटल है। अब इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके लिखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, दूसरा तो लाल ही चाहिए। चलें, ये तो हो गया आपका क्या, कॉन्ट्रा आपका कैपिटल हो गया, किसमें कैपिटल में आ जाएगा ये तो आपका, ड्राइंग आ गया आपका कॉन्ट्रा कैपिटल में। बिल्डिंग परचेज, ये आपका क्या है, एसेट है। ठीक है, परचेजेस आपका एक्सपेंस है, सेल्स आपका क्या है, रेवेन्यू है। तो तीनों एक साथ दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, पहले बिल्डिंग है, फिर परचेज है, फिर अच्छा बिल्डिंग देखें कहाँ पे आ रहा है आपके पास, ठीक है बिल्डिंग आ गई एसेट के अंदर, ठीक है ये एसेट पे कवर होगी। फिर आपके पास परचेज था, ठीक है तो परचेजेस आपका ये देखिए आ गया एक्सपेंस के अंदर, और आपका फिर क्या था, सेल्स था, तो रेवेन्यू में आ गया। तो देखिए मैंने हर चीज़ दिखाई हुई है, आप इस लिस्ट को भी देख लेगा, मैं भी आपको जल्दी सॉल्व करा देता हूँ, फिर आप इसको डिटेल में भी इजीली भी आप देख लेगा, या आप खुद को कोशिश करेगा इसकी रोक के, या बल्कि मैं आपको एक होमवर्क दे दूंगा, ये रहा एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, चलें ठीक है ना, ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, या आपने होमवर्क करना है, मुझे चेक भी करवाना है। अच्छा उसके अलावा अगर हम बात करें तो कैरिज इनवर्ट क्या होता है और कैरिज आउटवर्ट क्या होता है। अच्छा कैरिज इनवर्ट का मतलब ये है कि कैरिज वैसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन को, अब इनवर्ट का मतलब है कि हम हमारे ऊपर लग रहा है, हम इन हो रहा है ना, यानी कि हमने पे किया है, हम लेके आ रहे हैं माल, तो ये हमने पे किया होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, इसको ट्रांसपोर्टेशन इन भी कहते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या नाम लिखा हुआ है मैंने, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो एक्सपेंसेस में आ रहे हैं देखिए ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर इसको आप कैरिज इनवर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह कैरिज आउटवर्ड होता है। ठीक है, कैरिज आउटवर्ड आपका क्या होता है, आपका रेवेन्यू, सॉरी कैरिज इन तो आपका क्या हो गया, ठीक है आपका ये एक्सपेंस हो जाएगा इनवर्ड, आउटवर्ड भी क्या होगा आपका, देखिए इन क्या है, आप जब माल लेके आ रहे हैं ठीक है तो आपका खर्चा है, और आउट क्या है आपका, आउट में आपके पास से पैसा जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी आपका हो जाएगा। अच्छा तो जल्दी जल्दी से इसको ज़रा आप देखें, ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है एक्सपेंस है। देखिए हम खरीद के लाएंगे तब भी एक्सपेंस है, और जब हम माल भिजवाएंगे, जब हम माल बेचेंगे तो हम गाड़ी का किराया वगैरह करवाएंगे तब भी हम एक्सपेंस ही होगा हमारा। ठीक हो गया, उसके बाद अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं सोच रहा था कि यहाँ पर मैंने कहीं लिखा नहीं लिखा, तो यहाँ पर मैं ट्रांसपोर्टेशन है, और यहाँ पर बहुत है नहीं, तो कैरेज आउटवर्ड भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ, कैरेज आउटवर्ड। हाँ आप बोलोगे क्या स्पेलिंग लिखी है मैंने, चलो साफ सुथरी सी लिख देते हैं, कैरेज आउटवर्ड, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद जो है कैश रिसीव, या आपका एसेट है, आपने कैश रिसीव किया है, सही है, आपने एसेट रिसीव किया है ना, कैश कैश हमारा एसेट हुआ। अच्छा उसके बाद आपने कैश पे किया है,
ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, भी आपका एसेट, एसेट कम हो जाएगा, है तो कैश है आपका एसेट ही ना। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करा है, आपने इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। अब आप इंटरेस्ट जब पे करेंगे, आप क्या करेंगे, आप कैश देंगे, तो ये भी आपका एसेट है। अच्छा, इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट रिसीव का मतलब क्या है, तो सॉरी मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया ना, आगे पीछे मैंने बोल दिया। कैश रिसीव्ड हो गया था, ठीक है, कैश रिसीव आपका कहाँ आ रहा है, कैश रिसीव आपका एसेट है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 9 नंबर पे आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश पेड, तो आप जब पे करेंगे तो ये भी आपका एसेट था, ठीक है, ये आगे पीछे हो गई चीज़ें। अच्छा, इंटरेस्ट आपने पे किया है, ठीक है, इंटरेस्ट आपने पे किया है, तो ये आपका एक्सपेंस है, सॉरी एसेट नहीं है, ये एक्सपेंस है, आपका खर्चा हुआ है ना। अच्छा, इस तरह से आपको क्या हुआ, आपको इंटरेस्ट क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, तो ये आपकी इनकम है, तो इनकम जो होती है वो आपका रेवेन्यू होता है। कमीशन आपने पे किया, आप देखिए आपने कुछ चीज़ पे किया, आपका खर्चा है ना, ये तो ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा। आपने इस तरह से कमीशन रिसीव किया, तो ये आपका रेवेन्यू हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, अब डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। जब हम कस्टमर को डिस्काउंट देंगे तो ये हमारा एक तरह से पैसे हमें कम मिलेंगे, तो ये एक तरह से हमारा खर्चा है। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपका ये रेवेन्यू को कम करेगा, ठीक हो गया। कन्वेंस चार्जेस, कन्वेंस चार्जेस क्या होते हैं, किस नंबर पे आ रहा है ये, 15 पे। अच्छा, अब कन्वेंस चार्जेस जो होते हैं, ये आपके जो हैं क्या हो सकते हैं, आप सोचें ज़रा, सोच के बताएं। एक्सपेंस है ना, आप पे कर रहे हैं ना, एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या एक्सपेंस है। इस तरह से देखें, यहाँ पर भी एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो ये तो है एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ये भी आपका एक्सपेंस है। सब्सक्रिप्शन पेड, ठीक है, आपने कोई सब्सक्रिप्शन करवाई थी, आपने पे की है, तो आपका ये खर्चा हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपकी इनकम है, आप कुछ रिसीव कर रहे हैं तो आपकी इनकम हो गया, ये रेवेन्यू हो गया। लाइट पावर इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, ये आपका एक्सपेंस है, ठीक है, ये सब हमारे एक्सपेंस होते हैं ना, फिर ज़्यादा घर भी अगर हम इसको घर के लिए भी अगर देखें तो ये सब हमारे एक्सपेंस होते हैं। टेलीफोन वगैरह ये सभी एक्सपेंस हैं। रिपेयर इनकर्ड, ये भी आपका एक्सपेंस है, आपने रिपेयर के चार्जेस वगैरह पे किए होंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी आपने खर्चा किया है। अच्छा, बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ भी आपका क्या है, एक्सपेंस है। वैसे तो ये आपका कॉन्ट्रा एसेट कहलाता है, लेकिन एक तरह से ये आपके एसेट की वैल्यू अगर आपका खर्चा बढ़ा रहा है ना, इसको आप एक्सपेंस कह लें। अच्छा, बैड डेट्स रिकवर्ड, आपको पैसे रिसीव हो गए, तो फिर ये आपकी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका रेवेन्यू हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव, ये भी आपका रेवेन्यू है, आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है ना, आपको क्या हुआ, डिस्काउंट आपको रिसीव्ड हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगी, रेवेन्यू कहलाएगा। अच्छा, उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो हमारे पास क्या बचता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी बॉट हमने ख़रीदा, प्रिंटिंग सही है, स्टेशनरी हमने ख़रीदी है, 27 नंबर पे ये आ रही है, ठीक है, तो ये आपका एसेट है। ऑफिस सप्लाई सबने पढ़ा है, आपको मैंने ऑफिस सप्लाई से बना बताया, तो ये आपका एसेट हो गया। फर्नीचर वगैरह ये भी आपका एसेट है। बैंक अकाउंट भी आपका एसेट है। वेजिस इंटरेस्ट पेड, ये सब भी आपका एक्सपेंस है, आप पे कर रहे हैं ना, आप सैलरीज वगैरह दे रहे हैं। ट्रैवलिंग चार्जेस भी आपका एक्सपेंस हो गया। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, अब ये करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर क्या है, ठीक है, यानी कि उसने अपना अकाउंट खुलवाया है बिजनेस में, यानी कि उसने इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसका क्या है, ये एसेट है इसका, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। चल, लोन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर ने लोन लिया हो, तो ये आपको क्या लग रहा है, आपको लाइबिलिटी लग रही है, बिल्कुल लाइबिलिटी है, पहली लाइबिलिटी हमारे पास आ गई।
लायबिलिटी। अच्छा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मैंने आपको बताया था, जब सेल्स कम होती है तो यानी कि कॉन्ट्रा रेवेन्यू होता है ये। जब आपकी सेल्स कम हो जाएगी तो आप मुझे बताएं, आपका एक तरह से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा रेवेन्यू। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रेवेन्यू तो है लेकिन ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, आपकी सेल्स को कम करेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है आपकी। परचेज रिटर्न जो है ये आपका एक्सपेंस को कम करता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कॉन्ट्रा एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है ना, इसको एक्सपेंस के अंदर लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी, यानी कि आउटस्टैंडिंग का मतलब आपने पे नहीं करी, आपको पे करनी है, तो ये आपकी लायबिलिटी है। पे प्रीपेड रेंट ये आपका एसेट होता है, आपने एडवांस से पे कर दिया, इसका कौन से ज़्यादा आपको बता चुका हूँ। इंटरेस्ट अक्रूड आपका क्या है, ये आपका लायबिलिटी होती है, इंटरेस्ट अक्रूड। ठीक है, यानी कि आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया। अक्रूड का मैंने बताया था आपको कि जो उधार वाली एंट्रीज होती हैं, सही है, हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी ना, तीन टाइप की आपके पास होती हैं, एक एक तो मिक्स्ड अकाउंटिंग थी, एक अक्रूड थी, और एक आपकी कैश बेसिस थी। तो अक्रूड बेसिस का मतलब ये कि आपने पे करना था, पे नहीं किया, तो आपके ऊपर ये लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ है, अक्रूड भी दो तरह के हो सकते हैं, आपको ये रिसीवेबल है या ये आपका पेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि ये आपका रिसीवेबल, अगर इसको अज्यूम करें तो फिर ये आपको उसको एसेट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने रिसीव नहीं किया, अक्रूड में दो चीज़ आती है ना, या तो देखें पे नहीं किया होगा या रिसीव नहीं किया होगा, तो हम इसको यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि आपने रिसीव नहीं किया, तो ये आपका रिसीवेबल है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, हमने एडवांस में लिया था, तो ये आपकी होगी लायबिलिटी। ठीक हो गया, कुछ क्लियर है? बाकी ये है कि ये लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर बनाई हुई है, आप जो है वो लिस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है ना, ये लिस्ट में भी आप इसको कंपेयर कर लिएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया आप, लेकिन आप एक क्वेश्चन जो है वो ये वाला आपने खुद करना है, स्क्रीन रोक के आप इसको कॉपी कर लेगा, आप इसको सॉल्व कर लेगा, यह आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये आपने होमवर्क करना है, मुझे लाजमी चेक करवाना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है। आपने 1 2 3 करके बताना, भाई प्लांट एंड मशीनरी फॉर एग्जाम्पल ये एसेट है, तो आपने आंसर में लिखा कि वन जो है वो एसेट है। और मुझे एक पेपर में लिख के इसका मुझे तस्वीर खींच के स्नैप लेके मुझे आप बैंक लोन लिया, जैसे आपके पास लाइबिलिटी है 2 नंबर पे। ठीक है, थर्ड में सेल से आपका रेवेन्यू है, तो मुझे आपने इसी तरह से चेक करवाना, लिस्ट बना के। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अच्छा, एग्जाम में ये आता है आपके पास, इस तरह से एक लिस्ट आती है, लाजमी आती है कि भाई बताओ ये क्या है, ये एसेट है, तो इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं। स्टेट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यूज ऑफ एसेट लाइबिलिटीज। ठीक है, रेवेन्यू, कैपिटल, ये जो भी है, ये मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपको मैंने दिखाया था। मैंने आपको कहा था कि ये देखें, ये रूल्स हैं, ये रहा रूल्स, बेसिकली यहाँ से आए, ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट यहाँ से आए। इसे एक थ्योरी, एक समझ छोटा सा थ्योरी का क्वेश्चन है, ये आता है, या आपने इससे कुछ नहीं करना होगा, ये टेबल बनाना होगा। ये टेबल मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको जनरल जनरल करवाऊंगा, अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको जनरल जनरल कराऊंगा तभी समझा दूंगा। लेकिन खैर, आपने करना क्या, इसका आंसर जो है वो ये आपने ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ये लिखना है। कहाँ से कहाँ तक लिखना है? ठीक है, अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, बस हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, तो इसके पास हमारे पास एक रिक्वायरमेंट नंबर, देखिए ये तो हो गया ना, स्टेट द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। रिक्वायरमेंट नंबर बी, फॉर एनी 7 ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट स्टेट वेदर इट इज एन एसेट, लाइबिलिटी, ओनर्स इक्विटी। तीन चीज़ें कह रहे हैं कि भाई या तो एसेट है, या लाइबिलिटी है, ओनर इक्विटी है, बता दो। ओनर इक्विटी यानी कि कैपिटल। कह रहा है इन तीनों में से ये जो नीचे चीज़ें दी हुई हैं कौन कौन सी हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन, और इसको यहीं हाथ के सॉल्व कर लेते हैं। वन में जो आपका आ रहा है ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, बल्कि इसको यहीं कर लेता हूँ ताकि टाइम बचेगा। ऑफिस इक्विपमेंट मैंने आपको बताया कि आपका एसेट है, ठीक है, एसेट है ये लिस्ट में आपके पास गिवन है। कैश भी आपका एसेट है, बहुत आसान है, 7 बोले हम सारे करेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपका एसेट है।
अकाउंट्स रिसीवेबल आपका एसेट है, सैलरीज पेबल आपकी लायबिलिटी, पेबल लिखा हुआ ना, पे नहीं करा, पेएबल का मतलब क्या है, आपने पे करना है। कैपिटल तो आपका कैपिटल ही है, ठीक है। और फिर सप्लाईज आपका एसेट है, प्रीपेड रेंट आपका एसेट है, अकाउंट्स पेबल आपकी लायबिलिटी होगी, ठीक है। साथ उसने कही थी, हमने सारी कर दी। 2 मिनट का क्वेश्चन था ये, आपका ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। क्लियर है, इसको अच्छे से देख लेगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने अभी देखना है कि अभी और मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ ट्रांजेक्शन डेट विल हैव द रिक्वायर्ड इफेक्ट ऑन द एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। कह रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में ये जो नीचे दी हुई है आपको, ये क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अच्छा ये मैं आपको ज़रा सॉल्व करके दिखाता हूँ और अकाउंटिंग इक्वेशन भी दिखाता हूँ, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन भी लिख के दिखाता हूँ क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास होती है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो बल्कि एक काम करते हैं ना, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर एक्सपेंस और रेवेन्यू नहीं आता, वो दूसरी इक्वेशन में आता है। एक अकाउंटिंग इक्वेशन ये है जिससे अभी हमारा होगा, ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ ट्रांजेक्शन दैट विल हैव द रिक्वायर्ड इफेक्ट ऑन द एलिमेंट। अच्छा, अभी मैं इसको जो पढ़ा है मैंने, तो मुझे थोड़ा सा ये अंदाजा हुआ है कि आपको जब तक एंट्रीज नहीं आएंगी तो आप इसको अभी भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी कि अभी आपको ये नहीं पता चलेगा ना कि भाई वो इंक्रीज डिक्रीज मैंने को बताया, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा स्किप कर दें आगे के लिए, अभी आपको समझ नहीं आया। क्यों, क्योंकि अभी देखिए, मैं फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आपको बताता हूँ, इंक्रीज एन एसेट एंड इंक्रीज ओनरशिप इक्विटी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है कि जिसमें एसेट भी इंक्रीज होता है और ओनरशिप इक्विटी। अब ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मैं इसको एक सॉल्व करके देता हूँ। ये ट्रांजेक्शन इसकी बनेगी, मिस्टर ए इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस, ठीक है। अब इसकी जो एंट्री बनती है वो बनती है कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। यहाँ पर आपका एसेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आपका कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपको अभी इसलिए समझ नहीं आया कि मैंने आपको अभी एंट्रीज नहीं करना जनरल, तो मैंने ये क्वेश्चन अभी देखा नहीं था, मैंने सिर्फ इसको ऊपर से ऊपर ही देखा, मैंने बोला शायद मैं करवा लूँगी, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, मैं तो कर लूँगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको आगे के लिए स्किप कर देते हैं, इसको आगे इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ये भी क्वेश्चन छोड़ दें, ये भी आपको भी अभी समझ में आएगा, अब आगे आके समझ में आ जाएगा। अच्छा, अभी कुछ आगे के क्वेश्चन आपके पास आ गए हैं, तो इस क्लास को अब यहीं रखते हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर अब जब हम करेंगे तो हम अब डायरेक्ट जनरल जनरल का यानी कि एंट्रीज का करेंगे, और उससे क्या होगा, फिर हम ये जो हमारे पास कुछ मजीद क्वेश्चन इसमें रह गए वो हम करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने अब क्या करना है, पहले फर्स्ट क्लास सेकेंड और थर्ड आपने तीनों को लाइन से समझना है, ठीक है। तीनों को लाइन से समझना है और अच्छे से प्रॉपर रजिस्टर बनाना है, तो फिर ये होगा कि आप इसको अच्छे से अगली क्लास जो हमारी फोर्थ क्लास होगी इसको आप अच्छे से पिक कर सकेंगे, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। तो बात समझ रहे हैं आप। चलें, क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।